चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वापस एक बार RACT एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो RACT एग्जाम यानी कि RACT एक कंप्यूटर कोर्स होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, जिसका एग्जाम आप सभी लोगों का 6 तारीख को है, 6 अक्टूबर को एग्जाम होने जा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे और इस कोर्स के अंतर्गत हम वापस एक बार जो क्लास के अंदर हमने जो भी पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी है? एक बार कमेंट के अंदर सभी लोग यस लिख दीजिए जो जो ऐड हो चुके हैं। एक बार सभी लोग कमेंट के अंदर यस लिख दीजिए जो जो आप लोग रेडी हैं। आप लोगों को सभी को वॉइस वगैरह एकदम अच्छे से क्लियर आ रही होगी। ओके, तो देखिए RACT कोर्स आप लोगों ने अच्छे से कवर किया भी था। जो लोग रेगुलर क्लासेस के अंदर थे उन लोगों ने अच्छे से इस कोर्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं RACT कोर्स की वापस एक बार। तो देखिए RACT जो कोर्स है वो एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग एक बेसिक चीजें सीखते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और इंटरनेट, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, इस कोर्स का मतलब है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आप आफ्टर 12th के बाद में जो भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे उसके अंदर आप लोगों को ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो ये एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखना। हम लोग फर्स्ट टाइम लाइव ले रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो कोई इश्यू नहीं, इसको वीडियो को अपन अपने यूट्यूब चैनल यानी कि ओस्मोसिस कंप्यूटर के उधर वापस अपलोड भी करेंगे, तो आप इसको आराम से वापस देख भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं अपन RACT का एग्जाम होता कैसे है, यानी कि जो RACT का एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होगा। और जो रिपीटेड यानी कि अगर रिवीजन क्लास ले रहे हैं, री एग्जाम दे रहे हैं वापस, है ना, तो री एग्जाम वालों को तो अच्छे से पता होगा कि उन्होंने जो पहले एग्जाम दिया था तो वो किस कारणों से फेल हुए थे, क्योंकि पढ़ के नहीं गए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वो सारी चीजें कवर करेंगे वापस एक बार। जो भी हमने 3 महीने के अंदर पढ़ा था उसको अपन लोग वापस रिवाइज करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, हम क्वेश्चंस पढ़ने के बाद वापस कैसे एग्जाम दे सकता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना आप लोग। ठीक है, तो अब RACT आप लोगों को पता होगा कि RACT के एग्जाम के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो RACT का वो एग्जाम है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। अब जो 100 मार्क्स का जो पेपर है टोटल, उसके अंदर जो 30 मार्क्स है वो आप लोगों ने इंटरनल असाइनमेंट दिए थे आइलैंड के ऊपर। उसमें से 30 में से किसी के 28 आए थे, किसी के 29 आए थे और किसी के 30 ऑफ 30 आए थे, यानी कि 30 में से 30 नंबर आए थे। तो 30 नंबर तो वो हो गए आप लोगों के अलग। उसके बाद में जो अब मेन एग्जाम होगा वो आपके कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब 70 मार्क्स का होगा तो जो आपके टोटल क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन बनेंगे। अब 35 क्वेश्चन बनेंगे तो जो पर क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स का होगा। यानी कि अगर मान लो किसी के इंटरनल असाइनमेंट के अंदर अगर आप लोगों ने जो असेसमेंट दिए थे उसके अंदर आपके अगर 30 में से किसी के 29 है, 28 या मान लो 30 है ना, तो अगर 30 आपके मार्क्स आए हुए हैं तो उसको आप 30 को रख दो अलग, और 70 में से जो आप 35 क्वेश्चन सही करोगे, अगर जो आप 35 क्वेश्चन अटेंड करो, क्योंकि इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं है ना, इस क्वेश्चंस के अंदर आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो आपको 35 के 35 क्वेश्चन अटेंड करने जरूरी है। क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ना है। 1 घंटे का पेपर होगा, संडे को होगा, नेक्स्ट संडे को जो 6 तारीख 6 अक्टूबर को एग्जाम होने जाएगा आप लोगों का। तो जो पर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा। अब मिनिमम अगर आप लोग यहाँ पर 15 यानी कि 15 क्वेश्चन भी अगर सही करते हो, जिन लोगों के 30 में से 30 मार्क्स गए हुए हैं, इंटरनल असेसमेंट आप लोगों ने खुद नहीं दिए थे, आप लोगों ने अच्छे से उसको कवर भी किया होगा, अगर 30 मार्क्स हो गए आप लोगों के ये, और यहाँ पर जो आप अगर 15 एग्जाम सही करते हो तो 30 मार्क्स हो गई है, यानी कि आपके जो परसेंटेज है वो एवरेज 60 मार्क्स बनते हैं, यानी कि 60% बनते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी अच्छे से तैयारी कर रखी है, अगर वो 35 के 35 राइट करते हैं, या उसमें से मान लो 30 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अगर कर लेते हैं, फिर भी आपके 90% बनता है।
क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, जो पहली बार एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने ओएमआर सीट का एग्जाम नहीं दिया, उनके लिए भी अपन इसको बता रहे हैं आगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेपर में अपन देखो, यहां पर आपको मिलेंगे जो 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। एक तरफ आपका इंग्लिश में आएगा, एक तरफ आपका हिंदी के अंदर आएगा। ठीक है, अब जिनको हिंदी के अंदर दिक्कत है वो आप लोग इंग्लिश के अंदर रीड करें, इस क्वेश्चन को इंग्लिश के अंदर पढ़े, और जिनको इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम है वो आप लोग हिंदी के अंदर भी इसको रीड कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस इस प्रकार का आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो एक आपके सामने एक शीट आएगी जिसको अपन बोलते हैं ओएमआर सीट, जिसके अंदर हम लोग पेंसिल से ब्लैक मार्क करते हैं, पेन से, पेन है ना, ओनली बॉल पेन का यूज लेना है, ब्लू पेन का, तो आपको यहाँ पर मार्क करना होता है। अब आप इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि यहां पर आपको रोल नंबर टाइप करना है। ठीक है, रोल नंबर आपको यहां पर लिखना है। अब जो रोल नंबर जैसे आपका 1 से स्टार्ट होता है, आपको 1 के ऊपर मार्क करना है। आप अपना सेंटर कोड लिखोगे, सेंटर कोड आपका आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिल जाएगा, एडमिट कार्ड के ऊपर आपका सेंटर कोड लिखा होगा, आप इसके ऊपर जाकर इसको ब्लैक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन आपको सही लग रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पर ब्लैक मार्क करना है, यानी कि पेन से एक गोला बनाना है। अब सही गोला बनाने का भी तरीका क्या है कि आप इसको पूर्ण रूप से अच्छे से भरोगे, ना तो इस गोले से बाहर जाने देना है पेन को, और ना ही आपको आधा भरना है, फुल होना चाहिए पैटर्न कंप्लीट, इसको आप मार्क करोगे। ठीक है, ओके। उसके बाद में अब बात करते हैं अपन लोग वापस रिवीजन की। तो आप लोगों ने को थोड़ा बहुत अगर याद है, आप लोगों ने अगर उस जो हमारे द्वारा नोट्स लिखाए गए थे, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो वापस शुरू से बात करते हैं, कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग कैलकुलेशन के लिए, कार्यालय गणना के लिए करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक हो या कोई भी ऑपरेशन हो, उनको अपन सॉल्व करने के लिए करते हैं। बात समझ में आई? ओके। उसके बाद में जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका आईक्यू लेवल 0 होता है और जिसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि सोचने की क्षमता क्या होती है? बिल्कुल 0 होती है। ठीक है। उसके बाद में जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है, यानी कि बाइनरी कोड के ऊपर काम करता है। अब बाइनरी कोड क्या होता है? बाइनरी कोड होता है 0 और 1। 0 का मतलब यहां पर होता है फॉल्स और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। अब इस इतने से 4 लाइन के अंदर आपका एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है ना। चाहे आप हिंदी के अंदर पढ़ो, चाहे आप इसको इंग्लिश के अंदर पढ़ो, यहां से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। अच्छे से पढ़ लेना इस चीज को। अब सेकंड बात करते हैं। जो कंप्यूटर थे हमने उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या था? जिसको हम इजीली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, यानी कि टच एंड सी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं अपन? हार्डवेयर बोलते हैं। अब हार्डवेयर जिसको अपन इजीली छू सकते हैं और देख सकते हैं, हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और दूसरा पैटर्न कौन सा था? सॉफ्टवेयर, जिसको हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हम जिन चीजों को आराम से छू सकते हैं वो हमारे सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, केबल, पेन ड्राइव, ये सब चीजें हमारी हार्डवेयर होती है। और जिनको हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, जैसे कि टैली, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या होता है? अपने सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। उसके बाद में बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हमने हार्डवेयर को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जो डेटा हमसे लेकर सीपीयू तक पहुंचाते हैं, है ना। जैसे आगे बात करते हैं, देखिए हम जो भी कंप्यूटर का यूज करता है उसको हम लोग यूजर बोलते हैं। ठीक है। अब यूजर क्या करता है कि कुछ डिवाइस के थ्रू डेटा को सीपीयू में पहुंचाता है। यूजर क्या करता है? कुछ डिवाइसेस के थ्रू डेटा को सीपीयू में पहुंचाता है, प्रोसेस करने के लिए देता है, कमांड देता है। जिन डिवाइस से हम कमांड देते हैं, डेटा को सीपीयू तक पहुंचाते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, रिमोट एक इनपुट डिवाइस है। उसी के अंदर जो सीपीयू होता है उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जिन डिवाइस से डेटा वापस यूजर तक पहुंचाता है। अब जैसे मॉनिटर से डेटा आप लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन से आप हमें देख ही पा रहे होंगे, तो उसमें क्या हुआ उससे कि आपको डेटा एक्सेस मिला, यानी कि वो डेटा को क्या कर रहा है? यहां से जो भी डेटा बन रहा है, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपको आउट मिल रहा है।
बात समझ में आई? ओके, उसके बाद में स्पीकर, स्पीकर का काम क्या होता है? वॉइस को हम तक पहुंचाना। तो वो भी तो क्या करता है? डेटा को सीपीयू से उठाकर हम तक लेके आता है, ठीक है। उसके बाद में प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या करता है? डेटा को आउट करने का काम करता है। तो डेटा भी क्या होता है? वहां से डेटा आउट होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे सारे क्या हो गए? आउटपुट डिवाइस हो गए, और ये हमारे सारे क्या हो गए? इनपुट डिवाइस हो गए। और जो सीपीयू है वो हमारा कौन सा डिवाइस होगा? प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। देखिए, इनपुट डिवाइस का काम होता है डेटा को यूजर से लेकर सीपीयू तक पहुंचाना, और आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है डेटा को सीपीयू से लेकर वापस यूजर तक पहुंचाना। लेकिन जो सीपीयू होता है बीच में, जो डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं, यानी कि प्रोसेसर बोलते हैं। तो हमारा जो सीपीयू है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं उनके और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे सीपीयू, डीजे मिक्सर, टीवी का जो सेटअप बॉक्स है ना, ये हमारे सारे क्या हो गए? प्रोसेसिंग डिवाइस हो गए। और स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें तो स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हो गए? जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कोई भी मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब हमारे क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम चाहे उसको यूज ले सकते हैं, देख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम देख सकते हैं पर उसको टच नहीं कर सकते, जो इंस्टॉल किए जाते हैं सिस्टम के अंदर, जिनको हम क्या कर सकते हैं? कभी भी यूज ले सकते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं, जिनसे डेटा यानी कि जिनसे सीपीयू, जिनसे सिस्टम, जिनसे कंप्यूटर, जिनसे मोबाइल सारे क्या होते हैं? ऑपरेट होते हैं। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि डेटा को ऑपरेट करना, सिस्टम को ऑपरेट करना, है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए? मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड, आईओएस, कंप्यूटर के अंदर विंडोज, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सब क्या होता है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और पहले कौन से चलते थे? लाइनक्स और काली। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर यानी कि हम लोग अपने पर्पस से उसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और जब मन चाहे तब उसको यूज ले लेते हैं। अपना काम कंप्लीट हुआ, अपना टास्क कंप्लीट हुआ तो हम उसको क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं, है ना, या डिलीट कर देते हैं, या वापस उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखो, जब अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है? सिस्टम बंद हो जाता है, नल हो जाता है। यानी कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज नल। बिना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करता है, लेकिन बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कोई भी डिवाइस वर्क कर सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने पर्पस के लिए डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, गेम्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बात समझ में आई? ओके, अब चलते आगे। तो हमारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के वो 4 होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और माउस भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इनको कनेक्ट करने की। अब देखो, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है केबल्स के लिए, ठीक है। तो कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? यहां पर एक मॉनिटर था, मॉनिटर को प्लग से कनेक्ट किया, उसके लिए हमने पावर केबल का यूज किया। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड कर रखा है इस चीज को, है ना। तो मॉनिटर था, इसको पावर देने के लिए हमने केबल डाली प्लग के अंदर, जिसको हमने पावर केबल बोलते हैं। ऐसे ही सेम हम सीपीयू को पावर देने के लिए एक पावर केबल डालते हैं प्लग के अंदर, और उस केबल को भी अपन लोग क्या बोलेंगे? पावर केबल बोलेंगे। क्लियर? अब हमारे जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट होते हैं और जिस केबल से कनेक्ट होते हैं उस केबल को हम यूएसबी पोर्ट केबल बोलते हैं। और यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रख लेना, क्वेश्चंस आ सकता है। उसके अलावा अब हमारा मॉनिटर भी कनेक्ट हो चुका है, सीपीयू भी कनेक्ट हो गया, कीबोर्ड और माउस दोनों ऑन हो गए। लेकिन जो भी डेटा सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो रहा होगा उसको मॉनिटर तक पहुंचाया कैसे जाएगा? तो एक केबल यूज में लेनी पड़ेगी, जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिख रही है। इस केबल को अपन बोलते हैं वीजीए केबल।
जो अब वीजे केबल के अंदर टोटल कितनी पिंस होती है, 15 पिंस होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली बनेगा, आरईसीटी के अंदर आ सकता है, कल के पेपर के अंदर जो आपका 6 तारीख को जो एग्जाम होगा उसके अंदर पूछ सकता है कि जो वीजे केबल होती है उसके अंदर टोटल पिंस कितनी होती है। ठीक है, तो 15 पिन होती है, नोट कर लेना आप लोग। ओके, अब वीजे केबल की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, और HDMI आजकल जो हमारे एंड्रॉइड टीवी वगैरह चल रही है तो उसके लिए हाई क्वालिटी के लिए हम लोग HDMI केबल का यूज करते हैं, और HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो अभी तक हमने 3 का नाम जाना था, USB, VGA और HDMI। USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे, और HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो आप होप कि आप लोगों को कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर भी क्लियर हो चुका होगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ज्यादा इजी है, और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें। ये वीडियो हमारे ओस्मोसिस कंप्यूटर वाले चैनल के ऊपर वापस से अपलोड किया जाएगा, है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरी पर्सनल यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको लाना पड़ा। ओके, चलिए, अब ये तो हो गई हमारी पावर पॉइंट, यानी कि जो बेसिक चीजें थी कंप्यूटर की वो हो चुकी है कंप्लीट, क्लियर। अब हम बात करते हैं वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, तो उसके लिए हम विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, और यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, विन वर्ड लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हम करेंगे इसको एंटर। तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस हमारा कुछ ऐसा रहेगा। अब यहां से भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इस यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बात करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले बात करता है इसके इंटरफेस की। तो सबसे टॉप में जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, जो सबसे टॉप के अंदर आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए। सबसे जहां पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है इसका इंटरफेस का नाम क्या है, स्टाइल, इसका बार का नाम क्या है, एक बार कमेंट जरूर करें सब लोग, मुझे देखना है किन किन को याद है। जहां पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है इस बार का नाम क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बोलिए। लगता है किसी ने पढ़ाई नहीं की है। डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है टॉप के अंदर, इस बार का नाम क्या है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं वापस। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, किसी को भी याद नहीं है, वाह शाबाश। चलिए मैं बताता हूं, डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है इस बार का नाम है टाइटल बार, क्योंकि यहां पर हम जो पेज बनाते हैं इस पेज का जो नाम है वो यहां पर शो होता है, यानी कि जो आप फाइल बनाओगे उस फाइल का जो टाइटल है वो अपन को यहां पर टॉप के अंदर शो होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि यहां पर जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। और मेन्यू बार के हर नीचे की तरफ आपको इन हर मेन्यू के अंदर आपको अलग अलग यहाँ पर टूल्स दिखाई देते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टूल बार। यहाँ पर आपको जो स्केल दिखाई दे रही है इस स्केल को अपन लोग क्या बोलते हैं, रूलर। ये रूलर जो आपको लेफ्ट टू राइट भी दिखाई देगा और टॉप टू बॉटम भी दिखाई देगा, 2 रूलर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको व्हाइट कलर का जो पेज दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वेरी गुड, ओके। उसके बाद में यहां पर आपको 3 बटन दिखाई दे रहे होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये 3 बटन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी भी स्क्रीन को छोटा कर देना। मैक्सिमाइज का मतलब, मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, उस स्क्रीन को टाइटल बार के अंदर लेके जाना। यहां पर जो आपका वॉइस कट रही है, हेलो, हाँ, तो मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्क्रीन को यहां से मिनिमाइज करेंगे तो वो कहां पर आ जाएगी, टास्क बार के अंदर आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, टास्क बार के अंदर, क्लियर, ओके। उसके बाद में अगर हम यहां पर इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं तो वो स्क्रीन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और अगर हम यहां से इसको क्लोज कर देंगे तो वो स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी पूर्ण रूप से। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर आपको न्यू, सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना आना चाहिए। फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। फाइल की अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखी है, अगर आप उसको डुप्लीकेट फाइल बनानी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है, F12। एक सेकंड, कमेंट आया है, पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, एक बार मैं चेक करता हूं वापस।
अब आप लोगों को शायद दिख रही होगी पूरी स्क्रीन, एक बार चेक कर लीजिए। आप लोग अपने जो YouTube है उसके ऊपर एक बार जो क्वालिटी है सेटिंग पे जाकर HD क्वालिटी कर लीजिएगा, ताकि आपको एकदम आउटपुट है वो अच्छा HD क्वालिटी के अंदर मिलेगा। दीक्षा, एक बार आप बता दीजिए आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस स्क्रीन को थोड़ा सा कर देते हैं अपन ड्रॉ, ठीक है। ओके, तो अब आप लोगों को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे क्लियरली, एक बार आप चेक कर दीजिए। मैं भी अब आई होप कि अब स्क्रीन एकदम अच्छे से दिख रही होगी आपको। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो देखिए सेव की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+S। सेव एज की शॉर्टकट की होती है वो होती है F12। फाइल को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+O। फाइल को क्लोज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+W। फाइल को जो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+P, ठीक है। और न्यू फाइल लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। ये आपको शॉर्टकट की यहां से आनी चाहिए, क्लियर है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं आगे। अब आपको होम मेन्यू के अंदर जो शॉर्टकट कीज बनती है जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। यहां पर जो सबसे पहले जो तीन चीज आती है, कट, कॉपी और पेस्ट। कट की शॉर्टकट की Ctrl+X है, कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C है और पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है, क्लियर। ओके, उसके बाद में यहां पर अपन आते हैं फॉन्ट के अंदर। फॉन्ट के अंदर जो आपकी शॉर्टकट कीज है वो है साइज, यानी कि फॉन्ट की साइज को बड़ा करना, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हेलो, अब हेलो को मैं कर रहा हूं सेलेक्ट, और आप अपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज प्रेस करेंगे तो फॉन्ट बड़ा होगा, और अगर आप लोग Ctrl+Shift+ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो भी फॉन्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप कंट्रोल के साथ ब्रैकेट ओपन प्रेस करेंगे तो फॉन्ट छोटा होगा, और अगर आप लोग Ctrl+Shift+लेस देन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट छोटा होगा। यानी कि फॉन्ट को बड़ा करने की और छोटा करने की दो शॉर्टकट की होती है। एक तो कंट्रोल के साथ अगर आप ब्रैकेट क्लोज करते हो तो फॉन्ट इंक्रीज होता है, और ब्रैकेट ओपन करते हो तो फॉन्ट डिक्रीज होता है, यानी कि छोटा होता है। अगर आप Ctrl+Shift और ग्रेटर देन प्रेस करते हो तो फॉन्ट इंक्रीज होता है, और Ctrl+Shift+लेस देन प्रेस करते हो तो फॉन्ट क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट भी आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब उसके बाद में बात करते हैं फॉन्ट हेडिंग स्टाइल, जो तीन टाइप की होती है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर मैं Ctrl+B प्रेस करूंगा तो बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I प्रेस करूंगा तो इटैलिक हो जाएगा, और Ctrl+U प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। वापस इन्हीं को प्रेस करेंगे Ctrl+U, I और Ctrl+B तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि जो चीजें हटाने के लिए और लगाने के लिए दोनों शॉर्टकट की क्या होती है, सेम होती है, क्लियर। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का, है ना। अब सब स्क्रिप्ट मतलब कि अगर मुझे यहां पर लिखना है H2O, तो यहां पर अगर मेरे को 2 नीचे की तरफ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल 2 को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करोगे तो 2 नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर आप इसको बोलते हैं अपन लोग सब स्क्रिप्ट, और अगर मैं Ctrl+Shift और इक्वल प्रेस करूंगा तो H यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। इसको अपन बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Equal होती है, और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+Equal। क्लियर है यहां तक भी, चलिए। ओके, उसके बाद में पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जो फॉन्ट अलाइन होता है, टेक्स्ट अलाइन या पैराग्राफ अलाइन, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, वो 4 टाइप के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। फॉन्ट को लेफ्ट लेने की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है, राइट में लेने की शॉर्टकट की Ctrl+R होती है,
सेंटर में लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होती है, और फॉन्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे होती है। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की बन रही है वो आपकी आती है फाइंड और रिप्लेस की। किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं, और उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है वर्ड को ढूंढना, कंट्रोल एफ, और रिप्लेस का मतलब होता है कंट्रोल प्लस एच। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद में इंसर्ट के अंदर आते हैं हम लोग, और इंसर्ट के अंदर जो हमारी मेन शॉर्टकट की थी वो क्या थी, हाइपरलिंक, यानी कि जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लस एच। अगर आपको इस वर्ड से किसी को भी लिंक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस, सॉरी, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे, और कंट्रोल प्लस के अंदर आप लोग क्या करोगे, आप पे आपको जो भी लिंक सेक्शन देना है, आप उस वर्ड को, यानी कि उस वर्ड से आप किसी भी पेज को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। अब इसके अंदर के जो क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नॉर्मली इस टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो डिजाइन पार्ट के अंदर रहेंगे कि आप वाटरमार्क कैसे ऐड कर सकते हो, वाटरमार्क किसे बोलते हैं, पेज कलर हो गया, और लेआउट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो आपकी पेज साइज है वो हमेशा लेटर साइज रहती है, मार्जिन हमेशा नॉर्मल रहती है, ओरिएंटेशन हमेशा आपका पोर्ट्रेट रहता है। ठीक है, और आप इसके अलावा जो आपके नॉर्मल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चंस है कुछ इस टाइप के ही बनते हैं। उसके अलावा बात करते हैं एक्सटेंशन की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है, जैसे फाइल का नाम कुछ भी है मान लो, है ना, तो उसके पीछे का जो फॉर्मेट टाइप है, यानी कि जो एक्सटेंशन है वो आपका लगता है DOCX। याद रख लेना, फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको क्वेश्चंस के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो फाइल नाम का जो फाइल नेम .docx इस फाइल का एक्सटेंशन है। किस फाइल का एक्सटेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .docx। क्लियर है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मेन क्वेश्चंस थे, जो मेन शॉर्टकट कीज थी, वो हम लोगों ने क्लियर कर ली है। क्योंकि हम देखो पूरा एकदम से अच्छे से तो रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने जो रीड कर रखा है, जो हम लोगों ने क्लास ले रखी है, बस उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो वापस हम लोगों को कुछ याद आ जाए। अभी वीडियो के थोड़ा सा आगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहे, बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर करनी आ रही सीटी, क्योंकि इस बार एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, तो उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं, उसके लिए हम लोग विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहां पर लिखेंगे एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर जो हमारा फाइल मेन्यू है, जो आपको यहां पर दिख रहा है, उसकी भी शॉर्टकट की लगभग सेम होती है। ठीक है, वही सेम शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एस सेव की, F12 सेव एज की, ओपन की भी सेम है, प्रिंट की भी सेम है, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़ रखी है। क्लियर है? ओके, उसके बाद में होम मेन्यू के वही वापस बोल्ड है, वही इटैलिक है, वो अंडरलाइन है। लेकिन अब इस लेआउट की बात करें तो यहाँ पर हमारा टाइटल बार है, ये हमारा मेन्यू बार है, ये हमारा टूल बार है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एड्रेस बार। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, फॉर्मूला बार। ये आपका एड्रेस बार होता है और ये आपका फॉर्मूला बार होता है। और यहाँ पर जो आपको ABCD दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या होते हैं, रोज होती है। अब कल का क्वेश्चन एक्सेल में से जो पहला क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो एक शीट होती है, एक शीट के अंदर टोटल जो कॉलम है वो टोटल कितने होते हैं, कौन बताएगा? एक बार आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बता दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो शीट है उसके अंदर जो टोटल कॉलम्स होते हैं ABCDEF, उस कॉलम के टोटल नंबर्स कितने होते हैं, कितने नंबर्स की जो कॉलम्स है वो होता है, टोटल कॉलम कितने होते हैं नंबर्स के अंदर, बताइए आप लोग, किसको याद है? वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है, इस शीट के अंदर जो टोटल कॉलम्स होते हैं, एक शीट के अंदर जो टोटल कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, जल्दी बताइए, किसको याद है? लग रहा है कि आउटपुट बहुत लेट पहुंच रहा है आप लोगों के पास, हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा, तो उसकी वजह से आप लोगों के पास कुछ सेकंड्स के अंदर पहुंच रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं, मुझे आंसर चाहिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। 16,384 दीक्षा रामचंद्रानी, वेरी गुड बेटा। कितने होते हैं? 16,384 कॉलम टोटल। ये जो कॉलम्स होते हैं, यानी कि उसको अगर अल्फाबेट के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो XFD होता है।
कितना होता है XFD, और इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 16,384। और जो टोटल कॉलम होता है, सॉरी जो टोटल रो होती है वो कितनी होती है 10,48,576। ये नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो आपके थे कॉलम और ये आपके क्या है रो, ठीक है। ये कल के क्वेश्चन में आप लोगों का आ सकता है, जो 6 अक्टूबर को जो एग्जाम होगा, कल मतलब 6 अक्टूबर का, ठीक है। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आगे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको तैयारी कहां से करनी है, क्वेश्चंस कहां से रीड करना है, और उसका आपको खुद का जो सेल्फ टेस्ट होता है वो भी आप लोगों को देना है। उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा अभी आगे और बताऊंगा कैसे देना होता है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। टोटल कॉलम्स कितना होता है 16,384, और रो कितनी होती है 10,48,576। याद कर लीजिएगा, ये बहुत जो मैं अभी जिसको मैं स्टार लगा रहा हूं उसको बहुत जरूरी याद करना, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बात करता है कि जो हमारी एक्सेल की जो शीट होती है, ठीक है, यहाँ पर हम मैक्सिमम सीट ले सकते हैं, मतलब जितनी अपन चाहे उतनी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप सीट इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप शीट 2, शीट 3, शीट 4 जितनी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बार प्रैक्टिस की, तो हम लोग एक टेबल में चलते हैं। ओके, तो अभी हमारे सामने एक शीट दिख रही होगी आप लोगों को सबको, ठीक है। इसके अंदर हमने जो फॉर्मूले किए थे उन फॉर्मूलों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 5 मिनट का है काम, जल्दी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम लिख रखे हैं, यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स के कुछ नंबर दे रखे हैं बच्चों को, यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, है ना। तो हमने टोटल 5 सब्जेक्ट के अंदर कुछ मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पर हम टोटल लगाते हैं। तो टोटल का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा कि ये इजिकल टू सम B2 से लगाकर F2, यानी कि कॉलन लगता है बीच में। तो यहाँ से B2 से F2 तक को हम टोटल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया हमने इजिकल टू सम B2 कोलन F2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा जिससे हमारा क्या होता है कि टोटल निकल जाएगा। परसेंटेज के लिए हमने क्या किया, जो G2 का सेल एड्रेस है उसके अंदर डिवाइड कर दिया, जो टोटल जो सब्जेक्ट्स है उसको हमने क्या कर दिया डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, है ना, G2/5, क्योंकि इंटू अगर मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 2 0 से 2 0 वैसे भी कट हो रहे थे, इसलिए हमने टोटल G2/5 कर दिया। ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एवरेज के अंदर इजिकल टू एवरेज लिखना है AVERAGE, B2 से F2 हमने यहां से सेल की रेंज दे दी है, इसको बोलता है सेल रेंज, ठीक है। B2 से F2 यहाँ पे हमने सेल की रेंज दे दी है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर इसका एवरेज भी निकाल दिया है। उसके बाद में हमने मिनिमम्स नंबर निकाले, मिनिमम्स के लिए हमने इजिकल टू मिन MIN, और वही वापस सेल की रेंज जहां से आपको निकालना है B2 से F2, ये चीज हमने यहाँ पर लिखी। तो उससे हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो मिनिमम मार्क्स है वो हमको जो 70 है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है। मैक्सिमम के लिए हमने इजिकल टू मैक्स का यूज किया, जिसके अंदर हमने B2 से F2 तक मैक्सिमम मार्क्स निकाले, है ना। ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर आप जॉब भी करो तो आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद में हमने काउंट निकाला, इजिकल टू काउंट B2 से F2, वापस वही सेल एड्रेस निकाला जहां से हमने यहां से यहां तक को क्या कर दिया काउंट कर दिया, ठीक है। और यहां से हमने काउंट A निकाला, जिसके अंदर हमने A से स्टार्ट किया। अगर हम चाहे तो काउंट के अंदर भी हम लोग A से स्टार्ट कर सकते हैं, और काउंट A के अंदर भी हम लोग ने काउंट A से स्टार्ट किया। काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है, और काउंट A क्या करता है, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल, यानी कि जो करेक्टर्स होते हैं इन दोनों को काउंट करेगा। तो यहां से यहां तक हमने जब काउंट किया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, टोटल इसने रिजल्ट कितना दिया 6 दिया है, ठीक है। और काउंट ब्लैंक क्या काम करता है, काउंट ब्लैंक क्या काम करता है, काउंट ब्लैंक काम करता है कि यहां से यहां तक अगर कोई सेल खाली है, ब्लैंक है, तो उसको काउंट करेगा। क्लियर, ओके। अब अपन लोग आगे बात करते हैं अपर की। अपर का मतलब होता है जो आपने A2 के अंदर जो विराट लिखा है हम लोगों ने, है ना, या आपने जो नाम लिखते हैं उसको अगर अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पे इजिकल टू अपर लिखेंगे और यहाँ का सेल एड्रेस यानी कि A2 लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि जो करेक्टर वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और लोअर के अंदर सेम इजिकल टू लोअर लिखोगे तो उसी के अंदर आपका जो केस है वो क्या हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक फॉर्मूला और होता है प्रॉपर, जिसको अंदर क्या होता है कि जो करेक्टर होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा हो जाता है और पीछे वाले सारे क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है, ओके।
उसके बाद में हमने यहाँ पर लेंथ निकाली थी। लेंथ का मतलब होता है कि जो भी हमने A2 के अंदर जो कैरेक्टर लिखा है, जो भी नाम लिखा है, वो कितने कैरेक्टर्स का है, तो यहाँ पर उसकी लेंथ दिखाएगा। इज इक्वल टू लेन यूज करते हैं और A2 हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद में हमने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट के लिए हमने इफ फॉर्मूले का यूज किया और यहाँ पर हमने लिखा इफ H2 हमारा क्या है, H2 हमारा है परसेंटेज। तो हमने चेक किया कि अगर हमारा H2 यानी कि जो परसेंटेज वो अगर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 133 के, तो हम लोग प्रिंट करेंगे पास, अदरवाइज हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, फेल। अगर कोई भी करेक्टर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं, और अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है तो हम उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम उस चीज को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम लोग ने सेम इफ के फॉर्मूले से डिवीजन निकाला था, जहां पर हमने इफ I2 को वापस चेक किया कि अगर हमारा जो I2 यानी कि परसेंटेज की जगह हमने I2 लिख रखा है, अगर I2 हमारा जो ये एवरेज है वो अगर 60 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन प्रिंट होना चाहिए। अगर 50 से बड़ा हुआ तो सेकंड डिवीजन प्रिंट होगा। अगर 33 से बड़ा हुआ तो थर्ड डिवीजन, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा, फेल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इफ फॉर्मूले का यहाँ पर यूज लिया था। उसके बाद में हमने कुछ चीजें निकाली थी कि अगर वैल्यू हमारी जो यानी कि जो टोटल है वो अगर 30 अबव होगी तो हम यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। तो आप लोगों को इफ का फॉर्मूला ऐसे नॉर्मली यूज लेना आना चाहिए, चाहे कंडीशंस कितनी भी हो, आपको यूज लेना आना चाहिए कि कैसे लिखता है। करेक्टर वैल्यू बस इतना ध्यान रखना है, करेक्टर वैल्यू जब भी आ जाए आप उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में डाल दो, चाहे इज इक्वल टू ग्रेटर देन के इस साइड हो, चाहे इज इक्वल टू ग्रेटर देन के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पे भी करेक्टर वैल्यू आ जाए उसको आप क्या कर दो, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल दो, ठीक है। वैसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, जो फॉर्मूले का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, है ना, इसके अंदर सेल एड्रेस कैसे होता है, तो वो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। हाँ, मैं भी एग्जाम के अंदर फॉर्मूला नहीं पूछते, फॉर्मूले का पैटर्न पूछते हैं कि भाई इसमें से कौन सा पैटर्न है जो सही है, ठीक है। जैसे जो पैटर्न होता है वो हम लोगों से पूछते हैं कि इसमें से कौन सा, कुछ गलत पैटर्न लिखे होते हैं और कुछ पैटर्न सही लिखा होता है। अगर हमें वो फॉर्मूला आता है, वो हमें लिखना आता है, तो हम उसको पहचाना होता है कि भाई सही फॉर्मूला कौन सा है हमारे लिए, या सही सेल एड्रेस कौन सा है। देखो सेल एड्रेस हमेशा कैसे होता है बता देता हूँ। जैसे कि मेरा अभी क्लिक यहाँ पर है, तो पहले मैंने कॉलम को रीड किया है और फिर हम लोग रो को रीड करते हैं, तो P2 एक सेल एड्रेस है। वैसे अगर आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, है ना, मान लो अपन यहाँ पर पहुंच गए, तो यहाँ पर जो हमारा इस सेल का जो सेल एड्रेस है वो क्या रहेगा, AV जो कॉलम है और 8 नंबर क्या है, रो है, तो इसका जो सेल एड्रेस है वो क्या रहेगा, AV8। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली, छोटे छोटे क्वेश्चंस। आपको बस ये चीजें पता होनी चाहिए सेल एड्रेस कैसे लिखते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप लोग 8AV लिख के आ जाओ वहां पे, उसको राइट कर दो तो गलत हो जाएगा। वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। 1 घंटा मिलता है, 35 क्वेश्चन है ओनली, अच्छे से देख रहे हैं उनको, ठीक है, कि वो पूछ क्या रहा है। आपको अगर हिंदी में पता होता है आप उसको हिंदी में देखे, अगर आपको इंग्लिश में पता है तो आपको उसको इंग्लिश में देखे, ठीक है। ओके, उसके बाद में नॉर्मल से जो क्वेश्चंस थे, और हमने यहाँ पर लगभग सब जगह हमने इफ का फॉर्मूले का यूज लिया था, और उसके अलावा हमने डेटेड इफ, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने अगर हमें कहीं पे भी आज की डेट चाहिए तो हम लोग इज इक्वल टू टुडे का यूज लेते हैं। अगर हमको डेट के साथ साथ टाइम भी चाहिए तो हम इज इक्वल टू नाउ का यूज लेते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालनी थी उसके लिए हमने डेटेड इफ का यूज लिया था, ठीक है। तो इज इक्वल टू डेटेड इफ, जो प्री सेल एड्रेस है उसको लिखा, कॉमा पोस्ट सेल एड्रेस यानी कि जो पोस्ट डेट है, और कॉमा अगर हमने ईयर निकालना था तो इजी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया था, ठीक है। ओके, तो ये हमारे कुछ नॉर्मल से फॉर्मूले थे जो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक वी लुकअप भी था जो शायद एग्जाम के अंदर पूछ भी सकता है। तो वी लुकअप का यूज हम जब भी डेटा हमारा हॉरिजेंटल के अंदर होता है, यानी कि जैसे अगर लैंडस्केप के अंदर जो भी हमारा डेटा लिखा हुआ है उसको अगर हम जब भी फाइंड करते हैं, इसमें से हम किसी भी एक शीट में से दूसरी शीट में या कहीं पे भी फाइल के अंदर अगर जब डेटा को फाइंड करते हैं तो वहां पर हम इज इक्वल टू वी लुकअप का यूज लेते हैं। किसका यूज लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप का, ठीक है। वी लुकअप को लिखने का पैटर्न क्या है कि जैसे मुझे मान लो डेटा फाइंड करना है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे A2 का डेटा फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया A2 कॉमा, उसके बाद में आपको डेटा A2 लिखने के बाद आप यहाँ पे लगाओ कि कॉमा, अब डेटा फाइंड कहाँ से करना है, तो मुझे A1 से लगाकर मान लो कि मुझे Z20 तक के बीच का जो भी डेटा है वो फाइंड करना है, तो मैं बीच में लगाऊंगा कोलन और यहाँ पे लिख दूंगा Z20, ठीक है। उसके बाद में मैं लगाऊंगा कॉमा और यहाँ से मान लो कि मुझे परसेंटेज निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8 और कॉमा। बाय डिफॉल्ट हम बाइनरी कोड के अंदर फॉल्स रखते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, तो उसको हम 0 लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर बंद कर देंगे,
एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो विराट का जो परसेंटेज है वो हमारा क्या निकल गया, 41.6, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वी लुकअप और एच लुकअप में डिफरेंट क्या होता है। तो जब भी डेटा अगर लैंडस्केप में लिखा हुआ है, उसमें से अगर डेटा आपको फाइंड करना है तो वहां पर आप वी लुकअप यूज लेते हो, और जब डेटा हॉरिजेंटल लिखा हुआ है ना, पोर्ट्रेट मोड में लिखा हुआ है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एच लुकअप यूज में लेते हैं। बस इतना सा डिफरेंट होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इनके ऊपर के लेआउट की। तो फॉर्मूला बार के अंदर नॉर्मल सी यही चीजें होती हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई देगा। टूल बार के अंदर, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम इन चीजों को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करके देखे होंगे। वही सेम सारे क्वेश्चंस होते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे करना होता है डेटा, है ना। और इसके अलावा जो मेन क्वेश्चंस बन सकता है वो आपका बन सकता है मे बी शॉर्टिंग के अंदर, कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो अगर मुझे मान लो ये जो मेरे पास डेटा, मुझे इसके अंदर से शॉर्टिंग करनी है, मुझे इनको सबको A to Z अरेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम लोग डेटा पे आकर शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको A to Z चाहिए, तो आप इसको ओके करो। तो जो भी डेटा है आपको यहाँ से कॉलम पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ से कॉलम लेते हैं, यहाँ पे अपन इसको A to Z अरेंज करेंगे। यहाँ पर अपन को सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो कॉलम लेंगे वो हम लेंगे नेम्स वाला, इस पर कर देंगे क्लिक और ओके कर देंगे। तो हमारा जो भी डेटा है वो क्या हो गया, A to Z अरेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ से A to V तक अरेंज हो गया। तो वो सारे सामने वाला जो भी डेटा वो भी आपका क्या हो जाएगा, उसके सामने सेट हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो हम लोग चलते हैं वापस पावर पॉइंट में। तो आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन तो सामने दिख ही रही होगी, जो हम लोगों ने अलग अलग रूप से बना रखी है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सबसे पहले आता है कि इसके अंदर वही सेम आपका फाइल मेन्यू रहेगा, जिसके अंदर आप लोग कैसे प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं, कैसे डुप्लीकेट बनाते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की F5 होती है। क्या होती है, F5, नोट कर लेना। F5 जो होती है वो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, जैसे ही मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा तो आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से आता हूँ बाहर, एस्केप कर दिया मैंने। क्लियर, ओके। उसके अलावा जो एनिमेशन, अब एनिमेशन क्या होता है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन होता है एनिमेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको एक दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक होता है ट्रांजेक्शन और एक होता है एनिमेशन। देखिए, सबसे पहले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब मैं इस एक स्लाइड से जब मैं दूसरी स्लाइड में चेंज करता हूं, दूसरी स्लाइड में एंटर करता हूं, तो इस स्लाइड से इस स्लाइड में आने के बीच का जो स्टाइल है, जो इफेक्ट है, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जो ट्रांजेक्शन होता है वो पूरी स्लाइड के ऊपर लगता है। दूसरे नंबर पे जो एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जान डालना। ये ऑब्जेक्ट है, ये नाम एक ऑब्जेक्ट है, ये नंबर एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इनको मूवमेंट करवाना है तो उसके लिए मैं एनिमेशन का यूज लूंगा। अगर आप यहाँ पे कोई इमेज भी लगा रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर एक इमेज लगाई, मुझे इसको भी अगर मूवमेंट करवाना है तो मैं किसका यूज लूंगा, एनिमेशन का यूज लूंगा। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे एनिमेशन का टैब स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हटाओगे तो एनिमेशन हट जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब एंटर किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उसके बीच का जो इंटरफेस होता है, बीच का जो स्टाइल होता है, बीच का आप कुछ भी बोल सकते हो, चेंज होने का जो स्टाइल है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और एनिमेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, कोई स्लाइड यूज कर, कोई इमेज यूज करते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे शेप हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, चार्ट वगैरह, जब उनके ऊपर आपको मूवमेंट करवाना हो, उनको आपको एनिमेटेड करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एनिमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पावर पॉइंट से बनते हैं। फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं, पावर पॉइंट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी रिजोल्यूशन वगैरह क्या होती है, तो रिजोल्यूशन हम लोग ऑटोमेटिक रखते हैं। और मोस्टली जो अपने 1920 जो होती है, 1080 × 1920 जो उसकी मोस्टली साइज होती है, अपन इसके ऊपर क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी प्रोजेक्टर के ऊपर इसको प्ले करने के लिए हम लोग देखते हैं। क्लियर है। तो ये नॉर्मल सी जो चीजें थी जो इसमें से बनती है। अब ये बात रही कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनमें से जो क्वेश्चन रहते हैं वो होते हैं 50%। कितने परसेंट होते हैं, 50%। अब लेकिन जो 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, तो 50% जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होता है वो आपके आता है इंटरनेट सेक्शन में से, है ना, जहां पर हम लोग ई मित्र है, एसएसओ, राजस्थान संपर्क, आधार कार्ड, एनएसडीएल, ये जो चीजें होती है ना, तो इन चीजों से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो वो भी आप लोगों को आने चाहिए।
अब बात करते हैं कि सर ये क्वेश्चंस हम लोग कहाँ से रीड करें और कैसे रीड करें। तो देखिए, आप लोगों को आरईसीटी की बुक भी प्रोवाइड करवा चुकी है, उसके अंदर के जो पीछे के जो पैटर्न्स होते हैं, पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उन चीजों को रीड करो, है ना, उसमें से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके लिए दूसरी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि हम लोग अगर यहाँ पर गूगल क्रोम पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, RECT.online, है ना। मैंने एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, वापस एक बार होम मेन्यू में जाके यहाँ पर आप टाइप करोगे RECT.online, तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी। बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे 6 अक्टूबर एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए भी मिल जाएंगे। तो अब देखो, हमें इसके ऊपर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डे 1 और डे 2 अलग अलग मिलेगा। ऐसे आप टोटल 7 डेज के हिसाब से आप एक दिन में 7 भी खत्म कर सकते हो, अगर आपको पढ़ने की ज्यादा इच्छा हो रही है तो। नहीं तो आपके पास 5 दिन पड़े हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब डे 1 के ऊपर क्लिक करोगे, डे 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, है ना। अब आपको हिंदी के अंदर यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप वहां से इंग्लिश सेलेक्ट करते हो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो जैसे आप रीड करना चाहो वैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। F6 आई लेके F12 तक फंक्शन कीज आती है क्या एग्जाम में? जय, हाँ, फंक्शन की सब जगह अलग अलग यूज में होती है। मोस्टली F1 जो है वो सर्च के लिए होता है, F2 रीनेम के लिए होता है, F3 आपका होता है F1 जो होता है हेल्प के लिए होता है, F2 जो होता है वो आपका रीनेम के लिए होता है किसी भी फोल्डर को, F3 आपका सर्च के लिए होता है। अगर आप ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करते हो तो वहां पर आप शटडाउन के लिए करते हो। F5 का यूज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पावर पॉइंट के अंदर हम लोग प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन नॉर्मली F5 का यूज हम लोग डेस्कटॉप के अंदर रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। और हर सॉफ्टवेयर के अंदर हर फंक्शन की अलग अलग ग्रुप में काम करती है। तो आप और F12 का यूज है जो हम लोग किसी भी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसे सब जगह अलग अलग शॉर्टकट की यूज में होती है फंक्शन की। तो आप लोग रीड कर सकते हो, क्योंकि अभी तक जो हमारी मोस्टली जो यूज में हो रही थी वो हम सब लोगों ने अपने नोटबुक के अंदर आप लोगों को लिखवाया भी गया है, शॉर्टकट की कैसे यूज करनी है और कब हम कौन सी शॉर्टकट की लगाते हैं। तो जो 3 सॉफ्टवेयर के अंदर जो शॉर्टकट की थी वो हम लोगों ने मोस्टली यूज कर लिया है। और बाकी जैसे टैली अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ रखी है टैली, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि F4 का यूज कॉन्ट्रा के लिए होता है, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। F5 का यूज हम लोग पेमेंट वाउचर के लिए करते हैं, F6 का यूज हम लोग रिसिप्ट वाउचर के लिए करते हैं, F7 जनरल, F8 सेल्स, F9 परचेज। तो ऐसे सब जगह पे अलग अलग फंक्शन की का यूज हम लोग हर सॉफ्टवेयर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपको RECT.online पे आना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पर आपको विद आंसर भी इसके साथ में मिलेंगे। आप ये क्वेश्चंस अच्छे से रीड करो, 20-35 क्वेश्चंस जो भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पर आप मिले, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को करना है अच्छे से रीड। और रीड करने के बाद यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप इसका टेस्ट भी दे सकते हो। जहां पर आपको यहाँ से क्या दे सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो। जो भी आपने रेडी किया उसी में से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के टेस्ट दो, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मुझे कितना याद हुआ है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप ट्राई करें एक बार, बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगी। बाकी आप लोगों को जो नोट्स लिखवाए गए अब उसको रीड जरूर करें, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं इंटरनेट के बारे में, ठीक है। अब इंटरनेट की अगर बात करें तो आप लोगों को यह भी बताया गया है कि जो हमारा जो स्टार्टिंग होता है इंटरनेट का, वो एक हार्डवेयर की जरूरत होती है, जिसके लिए हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट किसी का भी यूज ले सकते हैं। उसके लिए हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी नीड होती है उसको रीड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें एक हार्डवेयर चाहिए, फिर हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारा मोबाइल के अंदर iOS हो सकता है, एंड्रॉइड हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर विंडोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं? वेब ब्राउजर्स हमारे होते हैं गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ये सब हमारे क्या होता है, वेब ब्राउजर्स होता है। इनकी मदद से हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अब जैसे ही हम लोग वेब ब्राउजर के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, सर्च इंजन आता है। तो यहाँ पर जो आपको सर्च इंजन दिखाई दे रहा है ना, वो आपका गूगल है। और अभी मैं जो वेब ब्राउजर यूज ले रहा हूँ वो मैं गूगल क्रोम यूज ले रहा हूँ। उसके लिए कोई आपका वो साइड में नीचे टास्क बार के अंदर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी एक क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अभी अपन लोग गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं, और जो हमारा सर्च इंजन है वो अभी हमारा कौन सा है,
गूगल है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ऐसे अगर आप लोग थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप गूगल के ऊपर आप लिखोगे वेब ब्राउजर्स, यहाँ पर आपको करना है एंटर, और यहाँ पे आप इमेजेस में जाके तो यहाँ पे आपको सामने क्या आ गया, ये हमारे सारे वेब ब्राउजर थे, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, सफारी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्रेवी, ये बहुत अलग अलग टाइप के वेब ब्राउजर होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे लिखोगी सर्च इंजन, यहाँ पे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मोस्टली अलग अलग टाइप के सर्च इंजन मिल जाएंगे। तो इमेज पे जाके देखोगे तो ये हमारे क्या होता है, सारे सर्च इंजन होते हैं अलग अलग, जिसके अंदर बिंग, गूगल, है ना, याहू, आस्क, डगडगो, ये हमारे विकिपीडिया, ये सब हमारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये तो थी इंटरनेट की बात। उसके अलावा जो वेबसाइट के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो मोस्टली एसएसओ की अगर बात करें तो एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। क्या फुल फॉर्म होती है? सिंगल साइन ऑन। देखिए मैं आपको हर चीज विद प्रैक्टिकल के साथ ओपन करके बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी वापस मैं उस क्वेश्चन वाले बैंक के ऊपर भी आऊंगा तो उस चीज को भी अपन वापस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एसएसओ का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन, जिसके अंदर हम लोग ई मित्र का वर्क या किसी भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसएसओ का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, ओके। उसके अलावा एक होता है कंप्लेंट के लिए, तो कंप्लेंट के लिए हम लोग राजस्थान संपर्क ऐप का भी यूज करते हैं। राजस्थान संपर्क ऐप का यूज किसके लिए करते हैं, कंप्लेंट के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको राजस्थान संपर्क ऐप है जो आपको कंप्लेंट के लिए जो पोर्टल है वो आप सारा कंप्लेंट के लिए बनाएगा। अगर आपको कोई भी चीज गलत वगैरह कुछ भी अगर नजर आता है यहाँ पे आप कुछ भी चीज के लिए कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम लोग जो क्वेश्चंस पैटर्न की, तो मोस्टली जो है वो आपको इंटरनेट में से ही पढ़ने पड़ेंगे। एसएसओ, राजस्थान संपर्क जो योजनाएं वगैरह होती है उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और उसके अलावा जो अब बात करते हैं थोड़े बहुत अगर अपन पिछले पेपर की तो क्वेश्चंस की, तो अपन यहाँ पर वापस चलते हैं इस पैटर्न के ऊपर और यहाँ पर इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा करते हैं हम आप लोगों के साथ रीड। तो यहाँ पर अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ, यानी कि सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसका विकसित किसने किया था। तो वहां पर 1956 से 1965 ये इसका करंट आंसर है। उसके अलावा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर था। उसके अलावा आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया, तो नैनो कंप्यूटर। ये अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, आप इसको पढ़े। ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करें। अब इस वीडियो को एक बार हम लोग आपको ओस्मोसिस कंप्यूटर वाला जो चैनल है इसके ऊपर वापस इसको अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से इसको अच्छे से देख सकते हो अगर कोई भी चीज आपको रिवाइज हो चुकी होगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सब बच्चों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। मैं वापस ग्रुप के अंदर भी मैसेज डाल दूंगा। आप लोग कल मंडे को अपने एडमिट कार्ड सुबह 10 बजे के बाद से लगाकर शाम को 8 बजे के बीच कभी भी आकर ले जा सकते हैं। ठीक है, और बात करें अब एग्जाम के सेंटर की, तो लगभग सभी का सेंटर मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर बता दिया था कि कोई किसका सेंटर कहां पर आया है। तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड सभी को लेके जाना है, क्योंकि विदाउट आईडी प्रूफ के आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। एग्जाम का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 से 11 बजे का रहेगा, लेकिन 9 बजे से पहले आपको वहां पर रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। 9 बजे के बाद आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। तो आपको टाइम पर वहां पर पहुंचना है। आपको किसी भी हालत में वहां पर जाकर अपने जो आईडी प्रूफ है आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाओगे। उसके अलावा जो भी आप गले के अंदर, कानों के अंदर जो भी आपके ज्वेलरी वगैरह है, हाथ के अंदर जो घड़ी है ना, ये सब कुछ भी चीजें अलाउ नहीं रहेगी। आपको ब्लू बॉल पेन, जो पारदर्शी पेन होता है, ट्रांसपेरेंट पेन जिसके अंदर आर पार दिखता हो, वैसा आप एक पेन लेके जाए और एक की जगह आप लोग कम से कम 2 या 3 पेन लेके जाए, जिसके अंदर आप टिक मार करके उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे हमारे पास में आएंगे आप लोगों को ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इस बार हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, तो वो भी किसी कारण बस यूट्यूब चैनल पे जो हमारा ओस्मोसिस का है उसके ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं आ हो पाया था, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है।
ठीक है, ये वीडियो वापस हमारे ऑनलाइन उसके जो ओस्मोसिस कंप्यूटर जोधपुर वाला जो चैनल है उसके ऊपर वापस अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां पर जाकर इस चीज को वापस रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी कोई डाउट पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी अगर आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से पूछ सकते हो।